हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सेगमेंट ट्री के बारे में। ठीक है। सेगमेंट ट्री इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, बट मैं इस वीडियो में आपके लिए इसको आसान बनाने की कोशिश करूंगा। एंड देयर आर हेल लॉट ऑफ वीडियोस प्रेजेंट ऑन यूट्यूब बेस्ड ऑन सेगमेंट ट्रीज, बट क्या है कि वो सारे वीडियोस जो है ना, मोस्टली वीडियोस जो है इंग्लिश में है। बट मैं अपने उन भाइयों की मदद करना चाहता हूँ जिनको हिंदी में कंफर्टेबल लगता है एंड वो हिंदी में इस चीज़ को समझना चाहते हैं। ठीक है। फॉर दैट पर्पज आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है। एंड इसमें मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा जो कि सेगमेंट्री से रिलेटेड है। सेगमेंट्री होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं उसका, फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसका, एंड ऑल दोज थिंग्स। बेसिक से स्टार्ट करके इंटरमीडिएट, उसके बाद फिर एडवांस पे भी हम जाएंगे। लेजी प्रोपगेशन एंड अलग से स्ट्रक्चर बना के नोड में मल्टीपल चीज़ें कैसे स्टोर कर सकते हैं हम, उन सब चीज़ों पे भी हम जाएंगे एडवांस लेवल पे। ठीक है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं सेगमेंट्री होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सेगमेंट्री समझने से पहले हम समझते हैं कि सेगमेंट्री का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है। वाई डू वी नीड सेगमेंट्री। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर सुबह को उठा होगा एंड ही थॉट ऑफ मेकिंग सम न्यू डेटा स्ट्रक्चर, लाइक उसने सोचा होगा कि आज कुछ नया बनाते हैं। ठीक है। एंड उसने सेगमेंट्री बना दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ प्रॉब्लम आई होगी जिसको लोगों ने फेस किया होगा, फिर उसके सॉल्यूशन के तौर पे उन्होंने सेगमेंट्री का इजाद किया होगा और यू कैन से सेगमेंट्री बनाया होगा। ठीक है। तो हमें उस प्रॉब्लम को पहले समझना है कि जिसकी वजह से हमें सेगमेंट्री की ज़रूरत पड़ी थी और फिर सेगमेंट्री आया था। ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं, क्योंकि क्या है ना कि किसी भी चीज़ को जानने से पहले ये सोचना होता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसका ज़रूरत क्यों है, ये क्यों आया। ठीक है। हर चीज़ जानना चाहिए उसके बारे में। तो इस पार्ट में हम समझेंगे कि सेगमेंट्री का ज़रूरत क्यों पड़ा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो सिंपल सी है। मैं पहले एक बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा ये वाली, फिर इसको हम थोड़ी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। ये यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें सेगमेंट्री की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो पहले हम एक बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या आया था। प्रॉब्लम है कि गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स एंड यू हैव टू प्रोसेस क्यू क्वेरीज। अब क्वेरीज वाला क्वेश्चन तो आई थिंक काफ़ी लोगों को क्लियर ही होगा। क्वेरीज क्या होता है कि जैसे ये है ना कि 214, मैंने तुम्हें 14 दिया तो ये क्वेरी होगी। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम उसके रिलेटेड कुछ आंसर दोगे। ठीक है। तो 14 मतलब रेंज दिया हुआ है, तो 14 से रिलेटेड तुम्हें कुछ आंसर देना है। ठीक है। समथिंग लाइक दैट। तो प्रॉब्लम ये है कि गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स एंड यू हैव टू प्रोसेस क्यू क्वेरीज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एंड क्वेरी क्या है कि गिवन अ रेंज लेफ्ट टू राइट एंड यू हैव टू रिटर्न द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर रेंज। सिंपल सी प्रॉब्लम है कि हर बार क्वेरी आएगी। ठीक है। जैसे कि 2 3 आया ये, तो हमें क्या करना है कि 2 से लेकर 3 तक का ना सम बताना है। इस रेंज में बोथ इंक्लूसिव, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूसिव है। तो 2 से लेकर 3 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका हमें सम बताना है। ठीक है। लाइक यहाँ पे 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेरी का आंसर हो जाएगा 6 हमारा। ओके। उसी तरीके से फिर सेकंड क्वेरी आएगी 1 to 4, तो फिर 1 से 4 का सम बताना है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का, इसमें सारे एलिमेंट्स के सम बताने हैं। उसी तरीके से सारे क्वेरीज को प्रोसेस करना है और फिर आंसर देना है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। मान लो कि कोई क्वेरी आई 1 to 4, तो एक पॉइंटर को तुम लेफ्ट पे रखोगे, एक राइट पे रखोगे। ठीक है। गुड। और फिर क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट पूरा ट्रेवर्स करोगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। और एक वेरिएबल बना लोगे आंसर, उसमें तुम सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर कर लोगे सिंपली। ठीक है। 1 से लेकर 4 तक आइटरेट करोगे एंड इसमें सारे एलिमेंट्स के सम आ जाएंगे एंड यू विल रिटर्न और प्रिंट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। बट दिक्कत कहाँ पे आएगी कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो क्वेरीज है ना, ये वाली क्वेरीज, ये तुम्हारी आ रही है 10⁵ टाइम्स। मतलब मैं जो तुम्हें क्वेरीज पूछ रहा हूँ वो मैं वर्स्ट केस में 10⁵ टाइम्स पूछ सकता हूँ। ठीक है। और जो रेंज है ना, ये जो एरे के एलिमेंट्स का रेंज है वो भी हो सकता है 10⁵ टाइम्स। तो पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट कि इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है इस प्रॉब्लम की। जो एल्गोरिथम हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर राइट तक जाएंगे ट्रैवर्स करके, उस कंडीशन में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है 10⁵। इतनी तो तुम्हारी क्वेरी को जो ट्रैवर्स करोगे उसकी हो जाएगी। ठीक है। इतने टाइम्स क्वेरीज को ट्रैवर्स करने की। और हर क्वेरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का तुम्हें क्वेरी पूछूं। ठीक है। मतलब कंप्लीट एरे का ही सम बताओ, तो तुम हर बार स्टार्टिंग से एंड तक जाओगे, मतलब 10⁵ टाइम्स चलोगे तुम हर क्वेरी के लिए। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अप्रॉक्स इट विल बी, तो अप्रॉक्स ये हो जाएगा 10⁻10। ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट फीजिबल, आई मीन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। ये टीएल ही दे देगा तुम्हें। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली हम क्या करें ना कि इसका प्रीफिक्स सम बना लें। ये पार्ट काफ़ी लोगों को क्लियर होगा, तो तुम अगली प्रॉब्लम पे जंप कर सकते हो, मतलब ये वाली। ठीक है। टाइम स्टैम्प दे रखा है मैंने, सो यू कैन जंप टू दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है। बिफोर दैट
हमें इस प्रॉब्लम को क्या है ना कि इसको 10 to the power 10 जा रहा है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों में से किसी एक लूप को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या तो हम इसको ऑप्टिमाइज कर दें या फिर इसको करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आइट्रेशन से तो कम करनी है अपने एल्गोरिथम की। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? नहीं, हम इसको नहीं कर सकते, बिकॉज हमें क्वेरीज पे तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा उन्हें प्रोसेस करने के लिए। तो इस वाले लूप को तो हम नहीं कर सकते ऑप्टिमाइज, बचा ये वाला लूप। तो इस लूप को हम या तो n से कम करके log n में ले आए या फिर ऑर्डर ऑफ 1 में ले आए, ठीक है। n में एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि n में n स्क्वायर जा रहा है। अगर 10 to the power 5 को मैं n कहूँ तो n स्क्वायर जा रहा है। तो हमें इस वाली चीज़ को ना, जो हम क्वेरी का आंसर कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट का जो सम दे रहे हैं हम, उसको किसी तरीके से हमें n से कम मिलाना है। या तो हम इसको log n में कर सकते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ 1 में, दोनों ही एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। n से कम होना चाहिए सिर्फ, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि देखो, सिंपली हम प्रीफिक्स एरे बना लेंगे। प्रीफिक्स एरे क्या बताएगा कि ith पॉइंट तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके ith पॉइंट तक, प्रीफिक्स ऑफ i ये बताएगा कि स्टार्टिंग से लेके ith पॉइंट तक के एलिमेंट्स का सम कितना है, ठीक है, ये बताएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो प्रीफिक्स एरे कैसे बनेगा इस वाले एरे का? देखो, स्टार्टिंग में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट क्या बताएगा कि प्रीफिक्स ऑफ 1, जीरो बेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो प्रीफिक्स ऑफ 1 ये बताएगा कि स्टार्टिंग से, मतलब 0 से लेकर 1 तक के एलिमेंट्स का सम कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना पीछे का सम कैलकुलेटेड है उसमें 3 जोड़ दो, इट विल बी 4। उसी तरीके से फिर अगला 8, ठीक है, फिर 10, फिर 16, ठीक है, फिर 19, फिर 27, फिर 29। तो ये बन गया हमारा प्रीफिक्स एरे। अब अगर मेरे पास क्वेरी आती है लाइक 1 to 4, अब मैं क्या करूँगा, 1 to 4 के लिए मैं क्या करूँगा, मतलब मेरे को कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम चाहिए। मतलब ये 1 है और 4 कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 और 4। मेरे को यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, ठीक है, ये मेरे को पता है। पहले मैं क्या कर रहा था, इस पूरे रेंज पे ट्रैवर्स कर रहा था। पहले मैं क्या कर रहा था कि 1 से लेके 4 तक पूरा ट्रैवर्स कर रहा था। बट नाउ आई विल नॉट डू दैट। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम यहाँ इस वाले प्रीफिक्स एरे में रखा हुआ है, इस इंडेक्स पे 16, ठीक है। मतलब वेट, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम यहाँ पे रखा हुआ है प्रीफिक्स ऑफ i में, ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ 4 पे। और उसमें मैं पीछे वाला सम हटा दूँ अगर इतना, लेफ्ट -1 तक का, तो मेरे को इस रेंज का सम मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 में, बिकॉज वी आर नॉट आइटरेटिंग और वी आर नॉट डूइंग एनी ट्रैवर्सल हियर, ओके। हम सिर्फ ये कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ 1 में प्रीफिक्स ऑफ राइट माइनस प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट -1 कर रहे हैं, ठीक है। इतने में हम ऑर्डर ऑफ 1 में ये वाली चीज़ कर सकते हैं, क्वेरी आंसर हर क्वेरी को। तो अब ये वाली चीज़ ना कम होके ऑर्डर ऑफ 1 हो चुका है। हर बार हम एक आइटम, मतलब ऑर्डर ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट टाइम में हम इसको आंसर कर रहे हैं। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 10 to the power 5 हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज एक्सेप्टेबल। तो हमने क्या किया, और इसके पहले ऑर्डर ऑफ n लगेगा इसको प्री प्रोसेस करने में, ठीक है। जिस लूप में हम क्वेरी कर रहे हैं उसके बाहर हम इसको प्री प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ n लगा इस प्रीफिक्स एरे को बनाने में, और फिर हर क्वेरी पे ट्रैवर्स करके उसको आंसर करने में ऑर्डर ऑफ 1 लगा है, ठीक है। इसका ऑप्टिमाइजेशन हमने कर लिया, बढ़िया, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बट इसी प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब इसी वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एक और चीज़ ऐड करते हैं इसमें ऐड क्या हुआ है कि given an array of n integers and your task is to process q queries similar to previous one, okay, but अब क्वेरीज ना 2 टाइप की आ रही हैं। फर्स्ट, मतलब टाइप 1 की अगर क्वेरी आती है तो मेरे को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वैल्यू को ओवरराइट करना है, ठीक है। मतलब हमें अगर टाइप 1 की क्वेरी आती है लाइक 1, तो उसमें 2 चीज़ें दिया रहेगा, इंडेक्स IND, ठीक है, इंडेक्स एंड वैल। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाओ और जो भी वैल्यू है वहाँ पे पहले से उसको ओवरराइट करके ये कर दो। ये है क्वेरी नंबर 1। अगर 1 टाइप की क्वेरी आती है तो ये करना है। अगर टाइप 2 की क्वेरी आती है तो उसमें व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज इन द गिवन रेंज लेफ्ट टू राइट बोथ इंक्लूसिव। आई होप इट इज क्लियर। अगर टाइप 2 की क्वेरी आती है तो एक रेंज दिया रहेगा लेफ्ट टू राइट, उस रेंज का सम बताना है। मतलब पिछले प्रॉब्लम में ना सिर्फ ये वाला पार्ट था, टाइप 2 की क्वेरी थी। अब इसमें अपडेट भी आ गया है भाई, मतलब कि 2 की क्वेरी आ रही है फिर अपडेट हो रहा है, मतलब फिर से सम पूछ रहा है किसी रेंज का और फिर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को भी अपडेट करने के लिए कह रहा है। मतलब साइमल्टेनियसली नहीं, अलग अलग क्वेरीज में ये चीज़ें आएंगी। लाइक यहाँ पे ये देखो, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, ये तो हमें क्या देखा है, 8 जो है एरे का साइज़ है, 4 जो है क्वेरीज का नंबर है कि कितने क्वेरीज आएंगी। 8 साइज़ का एरे ये हो गया, ठीक है, और ये 4 क्वेरीज है। अब क्वेरीज में देखो स्टार्टिंग वाला नंबर जो है ना टाइप दिया है, 2 2 1 2 दिया ना, ये टाइप है। 2 मतलब टाइप 2 की क्वेरी आई है, मीन्स अगला जो 2 नंबर होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। 1 to 4 मतलब 1 से 4 का सम बताना है। फिर यहाँ पे टाइप 1 की क्वेरी आई 3 1, मतलब थर्ड इंडेक्स पे जाओ और जो भी वैल्यू है उसको ओवरराइट करके 1 कर दो। ये कह रहा है टाइप 1 की क्वेरी, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए सोचो कि हमने जो प्रीवियस ऑप्टिमाइजेशन किया था क्या ये यहाँ पे भी काम करेगा?
क्या ये इस प्रॉब्लम में भी काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं करने वाला है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे कि इसमें है ना ये वाली वैल्यू ना पिछले किसी सारी वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। ये वाला वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहा है, फिर ये वाला अपने पिछले पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह डिपेंडेंसी है यहाँ पे। तो हम किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे तो प्रीफिक्स एरे को भी मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि फिर उसके हिसाब से प्रीफिक्स एरे नहीं रहा है। अगर मान लो तुमने यहाँ पे 8 कर लेट सपोज यहाँ पे 4 की जगह तुमने 6 कर दिया, ठीक है। तो अब जो प्रीफिक्स एरे बनेगा ना उसमें ये वाला चीज़ जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का सम नहीं रख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और था पहले, अब यहाँ पे कुछ और हो चुका है, तो ये वाला सम भी पूरा चेंज होगा। तो इस केस में हमें पूरा प्रीफिक्स एरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ये चीज़? तो इसमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगने वाली है? या तो हम प्रीफिक्स एरे को पूरा बनाएं और किसी भी वैल्यू पे अपडेट हो रहा है तो उसके बाद फिर से उसके आगे वाले सारे एलिमेंट्स को प्रीफिक्स एरे में मॉडिफाई करें। तो वर्स्ट केस में इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी मॉडिफाई करने की ऑर्डर ऑफ एन जा सकती है। दो ऑप्शन है, या तो मॉडिफाई कर दो पूरे प्रीफिक्स एरे को, या फिर ट्रैवर्स कर लो जो गिवन रेंज है। तो उसमें भी एन लग रहा है, इसमें भी एन लग रहा है, तो टोटल ये वाला जो पार्ट था ना ये वापस से ऑर्डर ऑफ 1 से ऑर्डर ऑफ एन आ गया, ठीक है। मीन्स टोटल लेंथ अगर 10 टू द पावर 5 है तो फिर से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी पहुंच गई? 10 टू द पावर 10 अप्रॉक्स। तो ये वाला तो बहुत बेकार एल्गोरिथम हो गया। फिर इसको हम ओवरकम कैसे करें? हाँ, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सेगमेंट ट्री आया था, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना, जहाँ पे अपडेट भी हो रहा है, फिर रेंज की क्वेरी भी हो रही है कि लाइक अभी तो मैंने सम की बात की है। लेट सपोज उसने पूछ लिया कि ज़ोर बताओ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है किसी भी गिवन रेंज का। मान लो उसने कहा कि इस रेंज का ज़ोर बताओ, इतने एलिमेंट्स हैं, इस रेंज का ज़ोर बताओ, और फिर अगले बार तुम किसी इंडेक्स में मॉडिफाई कर दो, फिर इस रेंज का ज़ोर बताओ। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, यहाँ पे यूज़ होता है हमारा सेगमेंट ट्री, जिसमें हम लॉग इन मतलब ये वाले पार्ट को ना, ये वाला पार्ट जो था जो आंसर कर रहे हैं हम, इस चीज़ को हम एन से कम करके लॉग इन में लाने की कोशिश करते हैं सेगमेंट ट्री का यूज़ करके, है ना। और जो मॉडिफाई हो रहा है ना, जैसे टाइप 1 की क्वेरी आ रही है यहाँ पे, तो इस चीज़ को भी हम लॉग इन में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये वाला वैल्यू मान लो चेंज हुआ तो इसकी डिपेंडेंसीज आगे हैं, ठीक है, मतलब सारी वैल्यूज़ पिछले पे डिपेंड कर रही हैं। तो इन सब को ना हम कैसे मॉडिफाई करें लॉग इन में कि ये वाली जो वैल्यू मॉडिफाई हुई है उससे सारे वैल्यूज़ फिर से चेंज होकर इसके अकॉर्डिंग बन जाए। तो ये चीज़ हम लॉग इन में करने की कोशिश करते हैं सेगमेंट ट्री का यूज़ करके। ओके, आई होप कि प्रॉब्लम समझ आया होगा कि प्रॉब्लम क्या था और सेगमेंट ट्री क्यों लगाते हैं, हम कब लगाते हैं, ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सेगमेंट ट्री होता क्या है ना। व्हाट इज़ सेगमेंट ट्री? यहाँ पे है ना व्हाट इज़ सेगमेंट ट्री। अब इस पर चर्चा करते हैं अपन। तो देखो गाइस, क्या है ना कि सेगमेंट ट्री इज़ जस्ट अ ट्री, ठीक है। ट्री होता है, हाँ तुमने सही सुना, ट्री होता है। तुमने सेकंड ईयर में या फिर ट्री का तो नॉलेज होगा आई गेस सबको, तभी तुम सेगमेंट ट्री पढ़ने आए हो, क्योंकि उतना लेवल तुमने कवर कर लिया होगा। अगर कोई बिगिनर है ना, फिर भी जान लो कि एक बेसिक सा लेक्चर देख के आ जाओ ट्री का, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। तो सेगमेंट ट्री इज़ नथिंग बट अ ट्री, ठीक है। सिंपली ट्री होता है ये, और ये होता है फुल ट्री, फुल्ली बाइनरी ट्री, ठीक है। फुल्ली बाइनरी ट्री, इसका डेफिनेशन ये होता है फुल्ली बाइनरी ट्री का कि हर नोड का या तो 0 चिल्ड्रन होगा, या तो 0 चाइल्ड होगा, या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे इसके, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बाइनरी ट्री होता है, फुल्ली बाइनरी ट्री होता है, और उसके डेफिनेशन तुम गूगल पे देख सकते हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो अभी बात करते हैं कि सेगमेंट ट्री होता क्या है, ठीक है। सेगमेंट ट्री बस सिंपली मेरे भाई ट्री होता है ना, जैसे कि मैंने बताया। अब ट्री है तो इसमें कुछ नोड्स होंगे, लाइक यहाँ पे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये भी नोड है, देयर आर मल्टीपल नोड्स, ठीक है। तब सेगमेंट ट्री है और उसमें नोड्स हैं, तो नोड कुछ स्टोर भी कर रहा होगा, हाँ कर रहा होगा। क्या करेगा? कुछ डेटा स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? सेगमेंट ट्री का नोड मेरे भाई कुछ डेटा स्टोर करता है, और वो डेटा ये होता है कि गिवन जो एरे है इसके किसी पार्शियल रेंज का ना वो सम स्टोर करता है। लेट सपोज ये वाला नोड है, तो मैं बोलता हूँ कि ये वाला नोड ना इस रेंज का सम स्टोर कर रहा है, ठीक है, किसी एक रेंज का। अब कौन सा नोड किस रेंज का सम स्टोर करेगा उस पर बात करेंगे अभी। फिलहाल ये समझो कि नोड जो है स्टोर क्या करता है ना। तो सेगमेंट ट्री का नोड, और अभी हम सम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें गिवन रेंज का सम चाहिए केवल, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लाइक सम, ज़ोर, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। तो फिलहाल बात करते हैं कि सेगमेंट ट्री का नोड जो है ना वो किसी पार्शियल रेंज का डेटा स्टोर करेगा। इस रेंज का सम स्टोर कर सकता है वो, इस रेंज का एक्सॉर स्टोर कर सकता है वो, है ना। तो हर नोड किसी एक पार्शियल रेंज का सम स्टोर करेगा, जो भी हमारा गिवन एरे। अब बात करते हैं कि कौन सा नोड किस रेंज का सम स्टोर करेगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि हाँ रैंडमली नहीं दे सकते ना कि ये वाला नोड मैं कहता हूँ ये इस रेंज का सम स्टोर करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमें ये अब समझना है कि कौन सा नोड किस पर्टिकुलर रेंज का सम स्टोर करता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू दैट। तो देखो स्टार्टिंग होती है रूट नोड से, ठीक है। बिफोर दैट मेरे को एक चीज़ बताने दो तुम्हें कि 3 चीज़ें होती हैं मेन सेगमेंट ट्री में, ठीक है। जो सेगमेंट ट्री होता है हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, क्लास सेगमेंट ट्री का, ठीक है, क्लास बनाएंगे सेगमेंट ट्री। अब इस क्लास में ना मेन चीज़ें 3 होती हैं। पहला होता है बिल्ड, मतलब जो भी गिवन एरे है ना, लाइक ये वाला,
तो इससे ना सेगमेंट ट्री को पहले बनाओ। पहले जो ये ट्री है ना, इसमें तुम वैल्यूज़ को रखो कि हाँ ये वाला नोड इस पर्टिकुलर रेंज का स्टोर कर रहा है, तो इसको पहले रख दो, ठीक है। इसको कहते हैं बिल्ड करना। ये वाला नोड क्या स्टोर करेगा उसको ला के रख दो पहले। तो हम पहले बिल्ड करेंगे पूरे सेगमेंट ट्री को, मतलब डेटा फिल करेंगे इसमें। ये वाला नोड का डेटा, मतलब जो भी पार्शियल रेंज का सम स्टोर कर रहा होगा वो यहाँ पे ला के रखेंगे हम। उसी तरीके से सारे नोड्स के लिए हम उसका डेटा इसमें रख देंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड बिल्ड फंक्शन, ठीक है। बिल्ड मतलब बिल्ड करना सेगमेंट ट्री को। पहला चीज़ है बिल्ड, ये फंक्शन होगा एक, मेथड कह लो, फंक्शन कह लो, ठीक है। सेकंड थिंग इज अपडेट। लाइक यहाँ पे देखा ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि अपडेट भी आ रहा है। लाइक कह रहा है कि 1 टाइप की क्वेरी आई तो कह रहा है कि 3 पे जाके 1 कर दो, थर्ड इंडेक्स पे जाओ वहाँ पे 1 कर दो। तो इस टाइप के जब चीज़ें आएंगी तो हम उसमें उसके लिए एक अपडेट फंक्शन लिखेंगे कि जब अपडेट हो तो ये वाला वैल्यू अपडेट हुआ ना, तो इसके बाद जितने भी इसके जो डिपेंड कर रहे हैं इस पर, ये वाला वैल्यू मान लो 3 से लेकर 4 हो गया, 2 से लेकर 4 हो गया, तो अब आगे वाली वैल्यू इस पर डिपेंडेंट है ना, क्योंकि प्रीफिक्स सम हम बनाएंगे। प्रीफिक्स सम की तरह अगर हम ट्रीट करें तो ये वाली वैल्यूज आगे वाले इस पर डिपेंडेंट है। तो इनको हम लॉगिन में मॉडिफाई करने के लिए अपडेट फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज क्वेरी फंक्शन। जैसे कि पूछा गया ना कि इस रेंज का सम बताओ, तो हम सेगमेंट ट्री में पता है किसी किसी रेंज का सम रख रहा है, तो हम उसकी हेल्प से उस पर्टिकुलर गिवन रेंज का सम निकाल लेंगे। एंड ये दोनों चीज़ें ना लॉगिन में होंगी। इतना बता दिया मैंने। इस चीज़ को आगे देखेंगे हम, बिल्ड और अपडेट और क्वेरी को हम आगे देखेंगे। अभी हम बिल्ड देखते हैं, ठीक है। सेगमेंट ट्री बनता कैसे है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। बनाने के लिए क्या चाहिए कि कौन सा नोड किस पर्टिकुलर रेंज का सम स्टोर करेगा, ये तो चाहिए मेरे को, है ना। तो मैं कहता हूँ कि जो रूट नोड है यहाँ से स्टार्ट करो। रूट नोड सारे जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मीन्स 0 to n-1 तक के एलिमेंट्स हैं उनका सम रखेगा, ठीक। तो रूट नोड सारे एलिमेंट्स का सम रखेगा, है ना। यहाँ से अच्छा ना हम उसको ऊपर समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो ये जो रूट नोड है ना, इस रूट नोड में सारे एलिमेंट्स के सम होंगे, ठीक है। मतलब 0 से लेकर 7 तक का ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, इनका सम होगा इसमें, ओके। और फिर क्या करना है, इस वाले एरे को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लाइक 0 to 7 है ना, तो 0 + 7/2 कितना होगा, 3 होगा। 0 + 7/2, तो हम इसको 0 to मिड, ये मान लो मिड है, तो जो हम 0 to मिड डिवाइड करेंगे और मिड +1 to n-1, 0 बेस इंडेक्सिंग की बात करें तो हमने 0 to मिड किया और मिड +1 to n-1 किया, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा ना, अब इस वाले पर्टिकुलर रेंज का सम रखेगा और राइट चाइल्ड इस वाले पर्टिकुलर रेंज का सम रखेगा। तो ये हो गया 1 3 4 2, मतलब ये वाला रेंज आ गया। इसको ये वाला नोड जो है इसका लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड का लेफ्ट हाफ का सम रखेगा। उसी तरीके से फिर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसका मिड निकाल के। 0 to 3 रख रहा है, तो 0 + 3/2 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये 0 to 1 रखेगा लेफ्ट चाइल्ड इसका, और इसका राइट चाइल्ड 2 to 3 रखेगा, मिड +1 to n-1, ठीक है। तो ये हो गया 0 to 1 और 2 to 3। उसी तरीके से फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जब मिड निकालेंगे 0 + 1 का, तो ये 0 आएगा। तो ये 0 to 0, 0 to मिड, 0 to 0 और मिड +1 to n, मिड +1 is 1 एंड n-1 is 1, तो 1 से 1 तक का राइट चाइल्ड रखेगा। अब देखो, अब क्या है ना कि एलिमेंट्स एक हो चुके हैं, सिंगल, तो हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे। ये एक तरीके से ना रिकर्शन चलेगा, रिकर्शन, ठीक है। तो बेस केस ये हो जाएगा कि जब एक हो चुके हैं तब रुक जाओ, ठीक है ना। अभी देखो एक चीज़ और समझो कि अभी कोड कैसे होगा, रिकर्शन नहीं आता मेरे को, ये सब चीज़ें नहीं समझनी है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि सेगमेंट ट्री होता क्या है, ठीक है। एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो कोड लिखना आसान होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया और रिकर्शन कहीं से पढ़ लोगे, दोनों चीज़ मिला दोगे ना, तो आराम से कोड लिख सकते हो इसका। तो फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट समझो कि सेगमेंट ट्री होता क्या है, कैसे बनता है, ये क्या स्टोर करता है, कैसे हम इसको लॉगिन में बिल्ड करते हैं, एन में बिल्ड करेंगे, लॉगिन में अपडेट करेंगे, क्वेरी करेंगे, वो सब चीज़ें। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर तुम कहीं से रिकर्शन पढ़ के आओ, रिकर्शन के कुछ प्रॉब्लम्स करो और फिर इसके कॉन्सेप्ट और रिकर्शन के कॉन्सेप्ट मिला दो, सिंपली कोड लिख लोगे इसका और इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। तो अभी कोड के बारे में नहीं सोचना है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। हमने क्या किया, रूट नोड जो है सारे एलिमेंट्स का सम रखेगा और फिर रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड क्या रखेगा, लेफ्ट चाइल्ड उसका रखेगा 0 to मिड +1, मतलब 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। उसी तरीके से राइट चाइल्ड क्या रखेगा, मिड +1 to n, मतलब राइट हाफ का सम। फिर उसी तरह फर्दर डिवाइड करते जाओ और डिवाइड करते जाओ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, ये एक बार हम ना रेंज लिख लेते हैं इसका। तो ये देखो, बताओ ये वाला नोड क्या स्टोर करेगा, 0 to 7 का सम स्टोर करेगा। फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड 0 to मिड, मतलब 0 to 3, राइट चाइल्ड 4 to 7, बढ़िया, नाइस। फिर ये वाला 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 0 to मिड कितना आएगा, 0 + 3/2, दैट इज़ 1, और ये 2 to 2, ठीक है। सॉरी 2 to 3, इट विल बी 2 to 3। फिर ये 0 to 1 ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 0 to 0 एंड 1 to 1, और ये वाला भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 to 2 एंड 3 to 3।
इसी तरीके से ये तुम्हारा 4 to 5 हो जाएगा एंड राइट वाला इसका मिड प्लस 1 to n-1 6 to 7, ठीक है। फिर ये वाला तुम्हारा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा 4 to 4 एंड फिर मिड प्लस 1 to n-1 मतलब 5 to 5। देन अगेन दिस विल बी 6 to 6 एंड राइट चाइल्ड विल बी 7 to 7। अब देखो ये रिकर्शन बन रहा है ना, तो अब जिन्होंने थोड़ी बहुत डीपी पढ़ी होगी उसको पता होगा कि इसमें हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और हम सबसे पहले ना छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड फिर उसकी हेल्प से हम कोशिश करेंगे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटी प्रॉब्लम क्या है, सबसे छोटी प्रॉब्लम मेरे को क्या दिख रही है कि जो लीफ नोड है ना ये बोलता है कि मेरे को मैं 0 to 0 का सम रखूँगा एंड ये मेरे लिए बताना ना ऑर्डर ऑफ 1 का काम है। 0 to 0 का सम क्या होगा, वही एलिमेंट होगा जो 0th इंडेक्स पे होगा। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है भाई ये तो ऑर्डर ऑफ 1 का काम है, तो ये रख ले तू 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहा ही है, ऐसा नहीं कि ये वाला चीज़ हम निकालने के लिए कोई ट्रावर्सल कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ 1 में हमने 0 to 0 का सम बताया है। फिर ये बोलता है कि मैं भाई 1 से 1 का सम रखूँगा, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वही होने वाला है, मीन्स 3। ये बोलता है कि मैं 2 से 2 का सम रखूँगा, तो मैं इसको बोलूँगा ठीक है 4 ले ले, ये 2 रखेगा। फिर ये 4th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 6 है, तो ये 6 रख लेगा। उसी तरीके से 5th पे 3 है एंड 6th पे 8 है एंड 7th पे 2 है। तो हमने लीफ नोड्स का काम कर लिया, ओके। अब ये वाला जो नोड है ना इसको पता है कि ये 0 to 1 का सम रखेगा और इसको पता है कि इसका जो पूरा रेंज था, जो भी रेंज का ये सम रख रहा है पार्शियल रेंज का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, मतलब कि एक लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में, ठीक है, डिवाइड हुआ था और वो इधर इधर गया था। तो और इसको ये भी पता है कि नीचे वाली चीज़ें ना प्रोसेस हो चुकी हैं, नीचे वाली चीज़ें इसके कैलकुलेट हो चुकी हैं। ये वाला नोड जानता है कि इसका जो भी रेंज था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक लेफ्ट गया था एक राइट गया था, ठीक है। और इसको पता है कि इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं ना वो कैलकुलेट हो चुकी हैं। तो ये अपने लेफ्ट से पूछेगा कि भाई लेफ्ट जो पार्ट है मेरा उसका सम बता दे, ठीक है, तो मेरे लिए काम हो जाएगा। और तो ये बताएगा कि हाँ 1 ले ले तू 1, ठीक है। उसी तरीके से अपने पूछेगा कि भाई मेरे राइट पार्ट का सम इधर गया था तो कितना है वो कैलकुलेट हो चुका है, मेरे को बता दे। तो ये बोलेगा ठीक है ले ले 3 है। तो इधर से 1 आया लेफ्ट का और राइट से 3 आया, दोनों को अगर जोड़ देगा तो इस पूरे रेंज का सम आ जाएगा ना जो ये रख रहा है। तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, बढ़िया। उसी तरीके से ये भी करेगा 2, ये अपने लेफ्ट हाफ और राइट हाफ से पूछेगा क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था और इसको पता है कि नीचे वाली चीज़ें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो ये पूछेगा लेफ्ट और राइट से, दोनों मिला के 6 देंगे, इधर से 4 इधर से राइट से 2, 4 + 2 6, बढ़िया। फिर इसी तरीके से ये भी होगा 6 + 3 9 एंड ये भी होगा 8 + 2 10, नाइस। फिर 0 to 3 आएगा, इसको भी पता है कि जो मेरा पूरा कंप्लीट जो भी मैं पार्शियल रेंज का सम रख रहा हूँ ना, मेरा रेंज 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक गया था लेफ्ट एक गया था राइट। तो ये बोलेगा, और इसको ये भी पता है कि लेफ्ट नीचे वाली चीज़ें इसके प्रोसेस हो चुकी हैं। तो बोलेगा भाई मेरे को बता दे कि लेफ्ट हाफ का कितना था और राइट का ये बता देगा, ठीक है। दोनों मिला के बताएंगे 4 इधर से 6 इधर से 10, तो ये लेफ्ट राइट दोनों मिला देगा तो इसके पूरे कंप्लीट जो भी पार्शियल रेंज रख रहा था ये उसका सब मिल जाएगा इसको 10, ठीक है, नाइस। और ये सब चीज़ें कितने में हो रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है इसका 1 में हो रहा है सब कुछ। ये 1 में हुआ, फिर इस पे 1 में हुआ, ठीक है, ये भी 1 में इसको आंसर दे दिया तो इसने भी 1 में रख लिया, बढ़िया। फिर 10 + 9 19, ये 19 रख लेगा लेफ्ट और राइट से पूछ के, और फिर ये 29 रख लेगा, ठीक है ना, 29। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 0 to 7 ये नोड क्या रख रहा था, पूरे एलिमेंट्स का सम 29, क्या है इसका पूरे का सम 29, बिल्कुल है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ना, कहा गया ये देखो 29, ठीक है, 29 पूरे एलिमेंट्स का सम है, हाँ बहुत बढ़िया। ये बोलता है मैं 0 से 0 का रखता हूँ, तो लीफ नोड्स तो हमारे को क्लियर है कि सब सही है। और ये बोलता है कि मैं 0 से 1 का सम रखता हूँ, क्या 0 से 1 का सम 4 है, हाँ बिल्कुल है। 6 है 2 से 3 का सम, 2 से 3 का 6, हाँ बिल्कुल है। उसी तरीके से ना तुम देखोगे 0 से 3 का सम 10 आ रहा है, 0 से 3 का सम 4 + 3 + 2 + 1 10 होता है, बढ़िया। तो जो भी नोड जिस भी रेंज का सम रख रहा था वो उसको असाइन हो चुका है, तो इसी को कहते हैं बिल्ड। ये स्टेप जो है ना ये सेगमेंट ट्री का बिल्ड स्टेप है। हमने सेगमेंट ट्री को भी बिल्ड कर लिया है। जिस भी हर नोड क्या स्टोर करता है, एक बार समराइज करते हैं। सेगमेंट ट्री क्या है, ट्री है, हर उसमें क्या होता है, नोड्स होते हैं। अब हर नोड कुछ डेटा स्टोर करता है, डेटा क्या स्टोर करता है, वो जो भी गिवन एरे है उसके किसी पार्शियल रेंज का वो सम स्टोर करेगा, ठीक है, बढ़िया। अब कौन सा नोड किस रेंज का सम स्टोर करेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। रूट नोड पूरे एरे का सम रखता है, ठीक है, 0 to n-1, और फिर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 0 to mid और mid + 1 to n, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट वाला चाइल्ड उसका ये पार्ट का सम रखेगा, राइट वाला चाइल्ड ये पार्ट का सम रखेगा। उसी तरीके से डिवाइड करते जाओ जब तक एक एक एलिमेंट ना बच जाए। एक एक एलिमेंट बच गए और साथ ही साथ यहाँ पे सम नहीं रखना है, वो हम लास्ट में जब बैक ट्रैक कर रहे होंगे ना, पीछे नीचे से आ रहे होंगे तब करना ऑप्टिमल होगा, क्योंकि एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसकी हेल्प से हम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टाइम में हो रहा है हमारा, ठीक है ना, ये चीज़ें है।
ये चीज़ ना रिकर्शन पढ़ोगे तब समझ में आएगा, उसके लिए अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी के लिए सिर्फ ये समझो जो बता रहा हूँ कि कौन सा नोड क्या रखता है, अभी ये इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक सेगमेंट ट्री को बिल्ड कर लिया है, जो भी नोड जिस भी रेंज का सम रखना चाहता है वो असाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे बिल्ड स्टेप। समझ नहीं आया वीडियो एक बार और देखो, कुछ भी और नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर मैनर, ठीक है। और ये हो गया हमारा बिल्ड फंक्शन, हमने सेगमेंट ट्री को बना लिया है। अब सोचते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। हमने बिल्ड तो कर लिया, बट अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितनी जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बने रहेंगे वीडियो में, ओके। तो मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट लेवल पे कितने नोड्स हैं? फर्स्ट लेवल पे कितने नोड्स हैं? 1, ठीक है, एक नोड है। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जितने हमने ट्रैवर्सल किए ना यहाँ पे 1 2 3 जितने भी नोड्स हैं, जितने नोड्स हैं उतनी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, क्योंकि इतने जितने नोड्स हैं उतने ट्रैवर्सल होंगे हमारे, उतने हमारा रिकर्शन खुलेगा, ठीक है, उतना हमारा ट्रैवर्सल जाएगा, उतने टाइम से हम आइट्रेट करेंगे बेसिकली। तो जितने नोड्स हैं अगर मेरे को वो पता चल जाए तो मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल जाएगी, ठीक है, बढ़िया। अब कोशिश करते हैं निकालने के कितने नोड्स होते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी, सब कुछ समझ के करना है और ध्यान से करना है। कितने नोड्स हैं ये निकालने हैं। तो पहले नोड पे मैं देख रहा हूँ, पहले लेवल पे एक नोड है, ठीक है। और दूसरे लेवल पे इसको मैं कहता हूँ ना जीरोथ लेवल कहता हूँ। फर्स्ट लेवल पे कितने नोड्स हैं? 2 नोड्स हैं, 2 नोड, ठीक है। फिर थर्ड लेवल पे मतलब बोले तो ये वाला लेवल, इस पे मेरे 4 नोड्स हैं, क्योंकि हर नोड का ना 2 चाइल्ड होगा तो डबल हो जाएंगे अगले लेवल पे, ठीक है, 4। उसी तरीके से अगले पे फिर 8 होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ कुछ जाएगा 2 टू द पावर x तक जाएगा, h तक जाएगा, जितनी हाइट होगी ना, जो भी इसकी हाइट होगी, जो भी हाइट होगी उतना जाएगा। 0 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 2 टू द पावर 0 लेंगे ना तो 1 आएगा, फिर 2 टू द पावर 1 लेंगे तो 2 आएगा, इसलिए मैं 0 बेस के हिसाब से चल रहा हूँ भाई फिलहाल। तो ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है। उसी तरीके से मैं इसको एथ लेवल कहता हूँ, जो भी हाइट होगी वो लेवल होगा ये, ठीक है। और एक और चीज़, जो भी एथ लेवल होगा, जो भी हाइट होगा लास्ट लेवल, उस पर कितने नोट्स होंगे? उस पर कितने नोट्स होंगे बताओ, कितने नोट्स होंगे? 2 टू द पावर h होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जीरोथ लेवल पे कितने हैं? 2 टू द पावर 0 नोट्स हैं। फर्स्ट लेवल पे कितना है? 2 टू द पावर 1, मतलब 2 नोट्स हैं। फिर सेकंड लेवल पे 2 टू द पावर 2, 4 नोट्स। उसी तरीके से एथ लेवल पे 2 टू द पावर h नोट्स होंगे। और हाँ, हमें पता है कि लास्ट लेवल पे n नोट्स होने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो ट्री था ना वो क्या कर रहा है, तब तक डिवाइड हो रहा है जब तक एक एक एलिमेंट ना बच जाए, और लीफ नोट्स जो होंगे वो एक एक में डिवाइडेड होंगे, तो सारे n नोट्स बच रहे होंगे लास्ट में, n नोट्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 टू द पावर h इक्वल्स टू n, ठीक है। ये एक पहली इक्वेशन मिल गई हमें, नाइस। इसका हम यूज़ कर सकते हैं आगे, मे बी कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में, कहीं देखते हैं। तो हमें पता है कि नोट्स निकालने के लिए 1 2 4 8 और 2 टू द पावर h, जो कि h जो है हाइट है ट्री का। अब ये देखो ना, जीपी बन रहा है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीपी। सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टू द पावर n, ठीक है। n तो n जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन जीपी कितने होने वाले हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं? थिंक फॉर अ मोमेंट। देखो ये 2 टू द पावर 0 है, ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3, ऐसे करते करते 2 टू द पावर h। तो 0 से h कितने नंबर्स होने वाले हैं? h प्लस 1 होने वाले हैं कि नहीं? 1 से h तो h होंगे, और एक 0 भी आ रहा है, तो h प्लस 1 नंबर्स होने वाले हैं टोटल, ठीक है। तो हमारे जीपी के सारे एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो h प्लस 1 होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये n की जगह क्या आएगा हमारा? h प्लस 1 आएगा, r टू द पावर h प्लस 1। बढ़िया बढ़िया, नाइस। डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होता है, और r यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास है? 2 है। जीपी का जो कॉमन, नॉट डिफरेंस, कॉमन रेशियो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तभी अगला एलिमेंट आ रहा है। तो कॉमन रेशियो जो है वो 2 आ रहा है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ नोड्स दैट विल बी, ए की वैल्यू 1 है, फर्स्ट एलिमेंट होता है ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो इसको हम उल्टा लिखते हैं, आर के पावर n प्लस h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। तो r हमारा क्या था यहाँ पे? कॉमन रेशियो था, कॉमन रेशियो 2 है, 2 टू द पावर h प्लस 1, h हाइट होगी ट्री की, ठीक है, जितनी भी हाइट होगी, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। और r यहाँ पे क्या था? 2, r जो है कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो r माइनस 1 2 माइनस 1 हो गया। तो इतने नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे हमारे पास टोटल ट्री में, और ये अगर कैलकुलेट हो गया तो हमारे पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इतनी हो जाएगी। इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है?
टू टू द पावर एच, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ ना तो टू टू द पावर एच मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस वन, मानते हो कि नहीं इस बात को? इसको मैंने थोड़ा सा खोल दिया, इसको एच प्लस वन है तो, और अपॉन टू माइनस वन वन हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई वन है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब देखो क्या है कि टू टू द पावर एच की वैल्यू कहीं पड़ी है क्या मेरे पास एन के टर्म्स में? हाँ बिल्कुल पड़ी है। कहाँ पड़ी है? हाँ ये पड़ी है ना भाई। तो टू टू द पावर एच जो है वो एन है हमारा, क्योंकि एच जो है लास्ट लेवल था और लास्ट लेवल पे एन नोड्स हैं, और नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो टू टू द पावर एच होने वाले हैं अगर मैथमेटिकली देखें तो। फर्स्ट पे जीरो, मतलब फर्स्ट पे वन तो टू टू द पावर वन बन रहा है, सेकंड पे दो है तो टू टू द पावर वन बन रहा है, सॉरी फर्स्ट मतलब ये वाले पे जीरो बना है, टू टू द पावर जीरो, फिर टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू। सिमिलरली हम एच लेवल पे टू टू द पावर एच नोट्स होंगे और टू टू द पावर एच नोट्स होंगे, और हमें ये भी पता है कि एन नोट्स होने वाले हैं लास्ट लेवल पे, तो टू के पावर एच की वैल्यू एन आ गई यहाँ पर हमारे पास, उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। तो टू टू द पावर एच की वैल्यू एन पड़ी है हमारे पास, तो टू इंटू एन माइनस वन हो गया हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इतने हो गए, हाँ ये हो गए। क्या ये सही बैठ रहा है? एक बार देखते हैं। ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 8 है, तो 8 के लिए कितना बन रहा है? 1 2 3, 8 यहाँ पे 8, फिर ये वाले पे 4, फिर 2, फिर 1, 15, टोटल 15 नोट्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इस वाले ट्री में एन की वैल्यू 8 है तो 15 नोट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं यहाँ पे? 2 इंटू 8 माइनस वन 15, 16 माइनस वन 15 बन रहा है। फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। मेरे को बस ये डाउट था कि ये वाला फॉर्मूला मैंने सही लिखा है कि नहीं, बट हाँ जहाँ तक मेरे को याद है 90% चांस है कि ये सही होगा, ठीक है। अगर गलत हुआ तो कमेंट में मेंशन कर देना। तो ये हमारे पास टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि बिल्ड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? बिल्ड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी TC, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ऑर्डर ऑफ 2 इंटू एन माइनस वन। वेरी नाइस। इसको अगर हम बात करें तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 1 कांस्टेंट है, तो अगर तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा हो तो ऑर्डर ऑफ n कह सकते हैं इसको, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n। तो बिल्ड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ni, बट अगर थोड़ा और प्रिसाइजली बात करें तो 2 इंटू एन माइनस वन आएगी, वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। जितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर सेगमेंट ट्री को बिल्ड करें तो 2 इंटू एन माइनस वन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है, ठीक है। ये हो गया। और कंडीशन ये है कि ये जो मर्जिंग हो रही है ना, ये वाला नोड और ये वाला नोड, ये ऑर्डर ऑफ वन में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पता है कि हमने ऑर्डर ऑफ वन में इसका आंसर कर दिया कि जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वही यहाँ पे आएगा, और फिर इसके लिए भी हमारे पास कोई आइटरेशन नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट और राइट से ऑर्डर ऑफ वन में हमने आंसर कर लिया। बट थोड़े एडवांस लेवल पर जब हम पहुँचेंगे तो देखेंगे कि मर्जिंग जो है ना वो एन भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि नोड क्या स्टोर कर रहा है और मर्जिंग कैसे हो रही है उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में उसको पढ़ रहे होंगे, जो कि थोड़ा एडवांस चीज़ हो जाएगा वो, है ना। जिसमें हम क्या करेंगे कि ये नोड है ना, अभी तो तुम सिंपली एक वेरिएबल में नोड को रखोगे, ठीक है, नोड को एरे बना के, बट बाद में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना के रखेंगे नोड को। स्ट्रक्चर बना के नोड ना मल्टीपल चीज़ें रख सकता है, हो सकता है वो एरे भी रख रहा है, मैप भी रख रहा है, प्रायोरिटी क्यू भी रख रहा है, एक वेरिएबल भी रख रहा है, बुलियन भी रख रहा है, मल्टीपल चीज़ें रख रहा है एक नोड। तो वो सब चीज़ें एडवांस लेवल पे आएंगी, जो कि थर्ड लेक्चर होगा आई गेस। तो यहाँ पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लिया बिल्ड फंक्शन का काफ़ी डिटेल में, ठीक है, GPP का यूज़ करके, है ना। आई होप कि सबको ये क्लियर हुआ होगा 2 इंटू एन माइनस वन का चीज़। तो हमने अभी तक सेगमेंट ट्री में क्या पढ़ा है एक बार समराइज़ करते हैं, है ना। हमने सेगमेंट ट्री में पढ़ा है कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों सेगमेंट ट्री आया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि उसमें 3 मेन चीज़ें होती है सेगमेंट ट्री में, बिल्ड होता है, अपडेट होता है और क्वेरी होता है। फिर हमने देखा कि सेगमेंट ट्री होता क्या है। सेगमेंट ट्री एक ट्री होता है जो कि फुल्ली बाइनरी ट्री होता है, ठीक है, फुल्ली बाइनरी ट्री। डेफिनेशन तुम गूगल से देख सकते हो। शॉर्ट में बताओ तो फुल्ली बाइनरी ट्री होता है जिसमें हर नोड का या तो 0 चाइल्ड होता है या फिर 2 चाइल्ड होता है, ठीक है, 2 चाइल्ड होते हैं। तो ये होता है हमारा सेगमेंट ट्री जो कि फुल्ली बाइनरी ट्री होता है ना। अब ट्री है तो उसका नोड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब नोड है तो कुछ डेटा भी स्टोर करेगा, खाली नोड तो ऐसे होगा नहीं, है ना। तो नोड है तो डेटा स्टोर करेगा, और डेटा क्या होगा, किसी भी पार्शियल रेंज का वो सम स्टोर करेगा जो भी एरे गिवन है, ठीक है। क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है, इस वाली एरे की हेल्प से हमें सेगमेंट ट्री को बनाना है। अब हाँ, सेगमेंट ट्री के नोड्स जो होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर रेंज का सम रखेगा। अब कौन सा नोड किस रेंज का सम रखेगा, इसके लिए हमने क्या किया, रूट नोड से स्टार्ट किया। रूट नोड हमें क्लियर है कि सारे एलिमेंट्स का सम रखता है ना। और फिर इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वली, मिड निकाला इसका, और 0 टू मिड और मिड प्लस 1 टू n। और उसका जो रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड होगा वो 0 टू मिड का सम रखेगा, और मिड प्लस 1 टू n माइनस 1 का सम कौन रखेगा, इसका राइट चाइल्ड। उसी तरीके से फिर इसको हमने अलग एरे ट्रीट किया और इसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कब तक किया, जब तक एक एक एलिमेंट नहीं बच जाते, है ना। ये करने के बाद हमने यहाँ से फिल करना स्टार्ट किया। इसका हमें सबसे छोटी प्रॉब्लम है ये, इसका ऑर्डर ऑफ 1 में सॉल्यूशन मिल सकता है, हाँ मिल गया। तो इसका सॉल्यूशन हमें ऑर्डर ऑफ 1 में मिल गया, इसका भी मिल गया, इन दोनों के हेल्प से ऑर्डर ऑफ 1 में इसका सॉल्यूशन मिल गया। फिर इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ 1 में सारी चीज़ें हो गई,
और ट्रेवर्सल करने में जितने नोड्स हैं उतना टाइम लगा, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड की होगी ऑर्डर ऑफ 2 × n-1, जो कि हमने इस वाले पार्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, सो इतना पार्ट हमें अभी तक समझ आ चुका है। एक बार क्या करो, रिवाइज करो, समराइज करो, बैठ के ना एक एरे ले लो, उसके हेल्प से ना सेगमेंट ट्री बनाने की ट्राई करो। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं समझा ही दिया है। अगले लेक्चर में अपडेट और क्वेरी बताऊंगा, जिसमें आएगा पार्शियल ओवरलैप, कंप्लीट ओवरलैप एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अपडेट कैसे हम करते हैं लॉगिन में, क्वेरी कैसे हम करते हैं लॉगिन में, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इन दोनों पार्ट का ना अलग से लेक्चर बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाए सेगमेंट ट्री का, कि होता क्या है, बनता कैसे, नोड क्या स्टोर करता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर अगले लेक्चर में जो हमारे भाई हैं वो तैयार हो जाएंगे ये समझने के लिए कि अपडेट और क्वेरी कैसे होता है लॉगिन में। ठीक है, तो पहला चीज़ ये समझना है कि बिल्ड कैसे होता है, बिल्ड करना समझ आ गया, फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्वेरी और अपडेट कैसे करते हैं लॉगिन में। ठीक है, पार्शियल ओवरलैप, कंप्लीट ओवरलैप, दोनों चीज़ें ना काफ़ी सिमिलर सी हैं, काफ़ी सिमिलर सी हैं, थोड़ा बहुत अंतर है ना, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्रैक्टिस करो। उसके पहले मैं रिसोर्स बता देता हूँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। यू कैन गो टू कोड फोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या करो, एडू सेक्शन में चले जाओ, यहाँ पे एडू सेक्शन, उसमें ITM अकेडमी पायलट कोर्स सेगमेंट ट्री पार्ट 1 सेगमेंट स्टेप 1 देन प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सेगमेंट ट्री का बेसिक प्रॉब्लम मिल जाएगा, सेम प्रॉब्लम है जो कि मैं एक्सप्लेन किया था तुम्हें। और CSES पे भी तुम जा सकते हो रेंज क्वेरीज वाले में, जो कि थर्ड प्रॉब्लम है वो है जो मैं समझा रहा था। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे तुम जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अपडेट कैसे होता है, क्वेरी कैसे होता है। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा, सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर तो इंट्रो हो गया, सेकंड लेक्चर में अपडेट और क्वेरी देखेंगे, थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे एडवांस चीज़ों पे, लेजी प्रोपगेशन और स्ट्रक्चर बना के नोड में अलग अलग चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें कैसे स्टोर करते हैं, वो सब चीज़ें ना थर्ड लेक्चर में समझाऊंगा तुम्हें अच्छे से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो एंड हैप्पी कोडिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।